आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का भाग 5 हल करेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कॉपर की बात हो रही है। देखिए, आबंध चक्र का मतलब इसको हम बोलते हैं संयोजी कक्षा या इसको बोलते हैं बैलेंस सेल, है ना। कह रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी जो कक्षा होती है, समझिए किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो होता है परमाणु, और परमाणु में 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारे होते हैं नाभिक होती है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, 2n²। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, 2n² होता है। अगर हम इस कक्षा को माने पहली कक्षा, इसको दूसरी कक्षा, इसको तीसरी कक्षा, तो अगर ये n क्या है, ये n हमारी है क्या, कक्षा की संख्या, ठीक है। तो पहली कक्षा में अगर n का मान 1 रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार दूसरी कक्षा के लिए क्या करेंगे, n बराबर अगर हम 2 रखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पहली में कितना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह होता है, ठीक है। संयोजी कक्षा क्या होती है, जो अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उस कक्षा में जिस कक्षा में ये उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है क्या, 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। कॉपर हमारा ऐसा परमाणु है, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में अगर हम अफबाउ के नियम से देखेंगे तो इसके संयोजी कक्षा में कुछ अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम हुंड के नियम से देखेंगे तो उसमें कुछ अलग होता है। अगर हम देख लें अफबाउ के नियम से, तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर कक्षा में इनको इलेक्ट्रॉनों को स्थापित करें तो पहली कक्षा में हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, ठीक है, और हो जाते हैं तीसरी में 17 और चौथी में 2 हो जाते हैं, ठीक है, अफबाउ के नियम से। लेकिन अगर हुंड के नियम से हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें होता है 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है और 1 होता है। तो इसको हम हुंड के नियम से ही लिखते हैं, ठीक है। मैंने बताया पहले ही कि कॉपर और क्रोमियम जो परमाणु है अपवाद के रूप में आता है, ठीक है, तो हम हुंड के नियम से ही लिखते हैं। तो ये जो अंतिम, मैंने बताया कि जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कहते हैं, आबंध बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उस कक्षा में जो जिस कक्षा में ये उपस्थित होते हैं उनको संयोजी कक्षा बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसकी अंतिम कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन दिया है A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 8 और D बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, A बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ए दिया है हमारा ऊष्मीय प्रभाव, बी दिया है हमारा चुंबकीय प्रभाव, और सी दिया है रासायनिक प्रभाव, और डी दिया है गैस आयनीकरण प्रभाव। देखिए, ऊष्मीय प्रभाव जो होता है हमारे हीटर होते हैं, गीजर होते हैं, जहाँ पर क्या होती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में परिवर्तित हो, ऊष्मा में परिवर्तित हो। तो वहाँ पे क्या होती है, ठीक है, तो वो जो इफेक्ट होगा हमारा ऊष्मीय प्रभाव होगा, ठीक है। तो ये होता है हीटर गीजर ना। और डी जो है हमारा चुंबकीय प्रभाव कहाँ होता है, मोटर में हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होता है, मोटर में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, नियॉन लैंप की बात किया है ना, नियॉन लैंप पे तो ऊष्मा उत्पन्न होती नहीं है, तो ऊष्मीय प्रभाव नहीं होगा।
बी जो है चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव जो होता है मोटर में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है। सी जो होता है रासायनिक प्रभाव, आप जानते हैं रासायनिक प्रभाव जो होती है हमारी जो बैटरी वगैरह होती है उसमें होता है। डी जो है दिया है आयनीकरण, गैस आयनीकरण इफेक्ट। हाँ, तो जो हमारा होता है नियॉन लैंप होता है, इसमें आयनीकरण प्रक्रिया के द्वारा, चूंकि इसमें जो भरी जाती है, जो नियॉन लैंप होता है उसमें गैस भरी जाती है, वो गैस होती है नियॉन गैस होती है, ठीक है। और उसमें गैस का आयनीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो गैस आयनीकरण इफेक्ट होता है नियॉन लैंप पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ना, कह रहा है कि कुचालक मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो कुचालक की भांति करे, मतलब जिसका रेजिस्टेंस का मान सबसे अधिक हो, है ना, कह रहा है उसकी इकाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कुचालक ऐसा प्रतिरोध जो कि बिल्कुल क्या करे, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करे, अर्थात उसके प्रतिरोध का मान सबसे अधिक हो, तो ऐसा उसकी इकाई क्या होगी। देखिए ओम क्या होता है, ओम जो होता है हमारा सबसे कम मान होता है, ठीक है। उससे कम होता है मिली ओम होता है। मेगा ओम क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किलो ओम इससे छोटा होता है, ठीक है। मिली ओम से भी छोटा होता है, और किलो ओम मेगा ओम से भी छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए पहले आएगा मिली ओम, दूसरा आएगा ओम, तीसरा आएगा क्या, किलो ओम, चौथा आता है मेगा ओम। मेगा ओम सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो कह रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध कुचालक की भांति जब कब व्यवहार करेगा, जब उसके रेजिस्टेंस का मान सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा, मेगा ओम ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। देखिए कह रहा है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, ठीक है। अधिक धारा पे दिया जो उपकरण है, इसमें कौन सा उपकरण है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने धारा के अतिरिक्त भी उससे कार्य ले सकते हैं। ए दिया है कार्ट्रिज फ्यूज। देखिए कार्ट्रिज जो फ्यूज होता है इसकी रेटिंग क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे इसको हमने बना दिया 3 एम्पियर के लिए, तो 3 एम्पियर की करंट अगर इससे फ्लो होगी, ठीक है, तो 3 एम्पियर के बाद ये क्या होता है, अगर उससे अधिक होगी 3.5 कुछ समथिंग, ठीक है, अगर इससे थोड़ा भी बहुत अधिक होगी तो ये क्या होता है, उस कंडीशन में कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है, उसका जो बोलते हैं उसमें जो वायर होता है वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये फ्यूज काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ए बी दिया है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ठीक है। अगला दिया है सी दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और डी दिया है हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, जिसको हम बोलते हैं क्या, HRC फ्यूज, ठीक है। देखिए इसकी भी रेटिंग फिक्स होती है, जबकि इसको हम क्या करते हैं, बहुत अधिक करंट के मान के लिए हम इसका उपयोग HRC फ्यूज का करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी लिमिट होगी, जैसे अगर हम इसको मान लीजिए 100 एम्पियर के लिए डिजाइन कर दिए ना, मान लीजिए 100 एम्पियर के लिए हम इसको डिजाइन किए तो 100 एम्पियर के बाद ये HRC फ्यूज काम करना बंद करेगा, क्योंकि उस समय वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा ना। उसी प्रकार मिनिएचर सर्किट भी होता है, अगर 5 एम्पियर के लिए हम बनाए हैं तो 5 एम्पियर तक ही काम करेगा, 5 एम्पियर के बाद ये भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। उसी प्रकार कार्ट्रिज फ्यूज होता है। लेकिन हम अगर तार बांधने वाला है ना, तो तार बांधने वाले में आवश्यकता अनुसार ना हम क्या करते हैं, मोटा पतला जैसा होता है, अगर कुछ समय के लिए करंट की वैल्यू अधिक भी हो जाती है तो क्या करता है, उस धारा को वो सह लेता है, ठीक है। तो पुनः अतिरिक्त अगर करंट फ्लो कराना होगा, अगर अतिरिक्त करंट से संरक्षण है तो कौन सा है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज ना। इसको आवश्यकता अनुसार हम तार का यूज कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत करंट का मान अधिक होता है तो ये क्या करता है, उस करंट पे भी सर्किट को ब्रेक नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोरोसिव ना, एक होता है हमारा कोरोसिव फ्लक्स, और दूसरा हमारा होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स।
जो हमारा कोरोसिव फ्लक्स होता है, जिस फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है, हमारे क्या है, कोरोसिव फ्लक्स है। ठीक है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या है, जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा न हो, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव फ्लक्स होते हैं। जैसे जैतून का तेल हो गया, ठीक है, और तारपीन का तेल हो गया, ये सब क्या है, रेजिन हो गया, ये सब क्या है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। कोरोसिव फ्लक्स यूज करने से एक नुकसान होता है कि उस पर जहाँ पर हम इस फ्लक्स को यूज कर देते हैं वहाँ पे कुछ समय बाद क्या होता है, जंग लगने लगता है ना, उस सतह का संक्षारण होने लगता है। ठीक है। तो रेजिन हो गया, उसके बाद हमारा तारपीन का तेल हो गया, जैतून का तेल हुआ, ये क्या है, सब नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। कह रहा है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हो तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग। देखिए अगर तांबे की बात करें ना, तांबे की हम बात करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं, तांबे के लिए हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, रेजिन, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम पे अगर हम बात करेंगे, एल्युमिनियम के लिए हम जो यूज करते हैं, एल्युमिनियम के लिए हम यूज करते हैं केरअलाइट, केरअलाइट रेजिन यूज करते हैं। ठीक है। और जस्ता क्लोराइड, तो जस्ता क्लोराइड जो होता है जिंक के अगर तार हो ना, मतलब कि जस्ते की, ठीक है, जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है। अगर जस्ता का तार हो तो उसको हम सोल्डर करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए जो फ्लक्स यूज करते हैं होता है हमारा क्या, जिंक क्लोराइड होता है। ठीक है। तो अब देख लें एल्युमिनियम के लिए क्या क्या है, ए दिया है टैलो, बी दिया है केरअलाइट, सी दिया है जस्ता क्लोराइड, डी दिया है साल अमोनिया रेजिन। तो यहाँ पे रेजिन दिया नहीं है, ठीक है, दिया हमारा क्या है, केरअलाइट दिया है। अगर रेजिन भी देता तो ऑप्शन में रेजिन भी, ठीक है, तब ये नहीं देता। ठीक है। तो केरअलाइट क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। जबकि जानते हैं जस्ता जो क्लोराइड होता है वो जस्ते के तार को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिघलते हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो सोल्डर बना होता है वो बना होता है टीन और प्लस लेड से बना होता है ना, टीन होता है और लेड होता है। ठीक है। ठीक है। जो टीन की मात्रा होती है सोल्डर में वो 60 + 40 होती है। आपको दो प्रकार से देखने के लिए मिलता है, टीन कहीं 60% देता है तो लेड 40% देता है, कहीं पे टीन दे देता है 63% और उस कंडीशन में लेड जो देता है 37%। ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, ये दोनों देता है। अगर ऑप्शन में आपको ये दे दे लेकिन दोनों साथ नहीं देगा, कहीं देगा आपको 63 + 37 का देता है कॉम्बिनेशन सोल्डर के लिए, कहीं पर 60 + 40 का देता है। देखिए आप, अगर जब 60 + 40 होता है उस समय 188 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है। उस सोल्डर पदार्थ का गलनांक कितना होता है, 188 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जब टीन को 60% रखते हैं और लेड को 40% रखते हैं। जब यही टीन को हम 63% रख देते हैं और लेड को 37% रख देते हैं तो जो हो जाता है हमारा गलनांक, वही गलनांक हमारा क्या हो जाता है, 183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मतलब अगर हम लेड की मात्रा को घटाएं, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर या गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर वही लेड की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर ये क्या होता है,
उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। जबकि जानते हैं हम टीन क्या होती है, बहुत हल्की धातु होती है, ठीक है, मतलब उसका गलनांक भी कम होता है। तो जब बार बार हम करते हैं, देखिए ऑप्शन में दिया क्या है, टीन का भाग कम हो जाता है, बी दिया है शीशे का भाग कम हो जाता है, सी दिया है स्लग को बनने से रोक देता है, डी दिया है जोड़ों पर असमान बहाव होता है। देखिए जब हम पिघले हुए शोल्डर को बार बार उसको गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उस जगह पे क्या होता है, चूंकि जानते हैं कि टीन का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, उस कंडीशन में टीन का जो भाग होता है वो क्या होता है, उस कंडीशन में घटने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, ठीक है। मतलब धारा अगर बढ़े लंबे समय तक चलेगी तो सिंपल सी बात है, जो पीवीसी होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो इंसुलेटर का गुण होता है कि अगर वो गर्म होगा, अगर उसको हम हीट देंगे, ठीक है, तो क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, मतलब उसकी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, सॉरी उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जबकि हम कंडक्टर की देखें, ये तो हमारा क्या है, इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर का गुण होता है कि अगर हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे, चालक की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। तो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, एक इंसुलेटर है। अगर इसमें अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहाएंगे, मतलब अधिक मान की करंट फ्लो कराएंगे, तो सिंपल सी बात है ये गर्म होगा। जब गर्म होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। ए दिया है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, ठीक है, बी दिया है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ठीक है, सी दिया है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए हम जो धारा फ्लो कराएंगे तो मतलब जो मेटल भाग होगा उसमें से फ्लो कराएंगे, पीवीसी में तो फ्लो नहीं कराते हैं, ठीक है। पीवीसी क्या होता है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप न बढ़ेगा न घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा उस मेटल भाग में होगा, ठीक है, जो उसका धात्विक भाग है। ये तो क्या है, पीवीसी जो है इंसुलेशन है, हम उसको उस मेटल भाग के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो धारा के बढ़ने घटने से वो क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होने से क्या होगा, अगर गर्म हो रहा है, ठीक है, तो अत्यधिक गर्म होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपलब्ध है। देखिए जहां पर जगह की कमी होती है, ठीक है, ऑप्शन देख लें, हवा में रैक, बी दिया है डक्ट पाइप, सी दिया है भवनों के साथ, डी दिया है सीधे जमीन में, ठीक है। देखिए जमीन में तब बिछाते हैं जब हमारे पास एरिया क्या हो, बहुत लंबा हो, ठीक है। जैसे पाइप ले जाना है तो हम कहीं से भी बिछा के ले जाते हैं जब हमारे पास जगह हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जगह का अभाव होता है तो वहाँ पे पाइपों को क्या करना पड़ता है, एक साथ ले जाना पड़ता है। जहाँ पे जगह की कमी है, क्या है, कई पाइप क्या करते हैं, उसमें से केबल को ले जाएंगे तो पाइप के अंदर से ही ले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई केबलों को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या बनाते हैं, हम सीमेंट की नाली बनाते हैं, ठीक है। और इसमें करते क्या हैं, हम कई पाइपें एक साथ भर के फिर इसको क्या करते हैं, सीमेंट स्टील रख के इस पर, ठीक है, इस पर स्टील रख के हम क्या करते हैं, जहाँ पे जगह की कमी हो उस कंडीशन में, चूंकि इसमें खर्च क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब जगह की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, सीमेंट की नाली बनाएंगे और उसमें क्या करते हैं, कई पाइपें लगाएंगे, उसके अंदर केबल जितनी भी मतलब केबल ले जानी रहेगी उतनी पाइपें लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, स्टील रख के फिर इसको क्या करते हैं, हम कंक्रीट से भर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसकी लागत क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें जगह मतलब हमारे पास जगह भी कम है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। डक्ट पाइप में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे जगह की कमी होती है डक्ट पाइप लगा के हम क्या करते हैं, इसमें केबल को ले जाते हैं। संरचना कुछ इस प्रकार होती है, आप देख लीजिएगा, बाहर से हम दिखा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हम पाइप रख के, मतलब एक के ऊपर रख देंगे, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, सीमेंट मान लीजिए इसमें स्टील इस पर लगा दिए, ठीक है, स्टील रख के इसको फिलअप कर दिए, फिर इस पर पाइप बिछा के फिर फिलअप कर दिए। तो ये हमारा डक्ट मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, केबल डाल के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ा सा कास्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए, ठीक है। ये हमारी अंडरग्राउंड केबल है, पूछ रहा है इस भाग का नाम क्या है। देखिए हमारा जो है वो क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर के ऊपर का इंसुलेशन है, ठीक है। और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं मेटालिक शीट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं लेड शीट। मेटालिक के रूप में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आर, इसको बोलते हैं लेड शीट। उसके बाद हमारा ये है बैडिंग है। ये क्या है, हमारी बैडिंग है। बैडिंग जो होती है वो हम पीवीसी की करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आर्मरिंग है। क्या है, ये जो भाग हमारा है आर्म रिंग है, जो कि हम किससे करते हैं, स्टील से करते हैं। और ये हमारा जो भाग है वो हमारा है सर्विंग, ठीक है। ये हमारा भाग क्या है, सर्विंग है। तो कह रहा है कि इस वाले भाग का तो ये मेटालिक शीट है या लेड शीट बोलते हैं। सर्विंग हम जानते हैं कि सर्विंग ये है, ठीक है। बेडिंग ये है, ठीक है। आर्मरिंग ना, ये वाला भाग है स्टील का। और लेड शीट क्या है, यही तो है, इसको मेटालिक शीट या लेड शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।